हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और इसमें भी आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3। और ये एक्सरसाइज 9.3 सोल्यूशन वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, रीड कर लो एक बार। फाइंड 4 नंबर्स, ठीक है, 4 नंबर्स फाइंड करना है। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third term is greater than the first term by 9, second term is greater than the fourth term by 18। आपको 4 नंबर फाइंड करने हैं जो जीपी बनाए और ये 2 कंडीशंस को वो फिलफिल कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या बोली इन्हें, इन विच द थर्ड टर्म इज मतलब इज इक्वल टू ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को मैथमेटिकली ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि सेकेंड टर्म मतलब A2, सेकेंड टर्म इज मतलब इज इक्वल टू ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। मतलब जो भी आपका फोर्थ टर्म है उससे 18 ज्यादा है आपका सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, A4 प्लस 18, ठीक है। चलो जी, अब आपको वो 4 नंबर बताने हैं जो इस कंडीशंस को फिलफिल कर रहे हैं। तो हमने कहा कि लेट द 4 नंबर्स इन GP be AR square and AR cube, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये हमने 4 नंबर्स ले लिए। हमारे 4 नंबर्स हमने क्या ले लिए, AR स्क्वायर, AR क्यूब, ये जीपी बना रहे हैं। फिर हमें कंडीशन इन्हें जो दी है ना, उस कंडीशन को थोड़ा जनरल टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से अच्छा बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जीपी में जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज A इंटू आर की पावर n-1 होता है। तो थर्ड टर्म को इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं कैसे लिख सकती हूँ, A इंटू आर की पावर 3-1 मतलब कि 2। जो थर्ड टर्म लिखा था ना, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, तो A3 को हम AR स्क्वायर लिख सकते हैं। और फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, वो तो दिख ही रहा है, हमने क्या लिया है, A। तो फर्स्ट टर्म इज A। यहाँ पे भी रखोगे तो भी समस्या नहीं है। ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन रेशियो है, 1-1 0, किसी की भी पावर 0 आपको वो नंबर इटसेल्फ मतलब किसी की भी पावर 0 1 देता है। A इंटू 1 A हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म तो मेरा A है, प्लस 9। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। एक काम करो, इस A को यहाँ पे ले जाओ और A कॉमन ले लो, तो ये R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। जस्ट इन केस हो सकता है ऐसा कोई सिंप्लीफिकेशन करना पड़े, तो दिख रहा था, इसको शिफ्ट किया, A कॉमन ले लिया, तो R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसके बाद मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहती है कि सेकेंड टर्म जो है फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। तो सेकेंड टर्म को जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं जी, A R की पावर 2-1 यानी AR। फोर्थ टर्म को हम कैसा लिख सकते हैं, AR की पावर 3, और यहाँ पे हमने लिखा प्लस 18। इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ मैं, तो ये बनेगा AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 18। आप यहाँ से A और R को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ जाएगा।
एक काम करो माइनस को भी कॉमन ले लो, तो ये माइनस ए आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। क्वेश्चन वालों ने सिर्फ कहा था कि 4 टर्म्स बता दो जो जीपी में हो, तो भाई हमने कहा कि 4 टर्म्स ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है, लेकिन ये ए और ए आर की वैल्यू भी तो चाहिए, तो वो ही वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इन इक्वेशंस की हमने हेल्प ले ली। हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, दूसरे इक्वेशन को वैसे लिखा। ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। क्या करूं, प्लस माइनस करूं क्या ए और आर को निकालने के लिए? नहीं मैम, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। अच्छा जी, तो फोर्थ को डिवाइड करो थर्ड इक्वेशन से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है जी, फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करो थर्ड इक्वेशन से। So fourth equation was minus AR and this is R square minus 1 is equal to 18 और यहाँ पे क्या था अपने पास, चेक करो, A था R square minus 1, तो this is A R square minus 1 divided by 9। ठीक है, A से A गया, R square minus 1 से R square minus 1 गया, तो माइनस R इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई जी? R की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, ये उड़ गए, ये भी उड़ गया, r इक्वल टू -2। अब r आ गया तो a भी चाहिए, तो एक काम करो, किसी भी एक इक्वेशन में r की वैल्यू डाल दो आप। सपोज हमने थर्ड इक्वेशन में डाल दिया r की वैल्यू, r कितना आया? -2, तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। सो पुट r इक्वल टू -2 इन योर थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन थी a r स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9, तो a r स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 में से 1 गया 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो a कितना निकल के आ रहा है, चेक करो, a आ रहा है 9/3 मतलब 3 1 जा 3 3 जा, सो a 3 आ रहा है, r आपका -2 आ रहा है। तो 4 नंबर्स इन जीपी, 4 नंबर्स इन जीपी इनको चाहिए था, तो वो 4 नंबर थे a आर स्क्वायर एंड योर a आर क्यूब। डाल दो वैल्यूज, आपके पास a भी है, आपके पास r भी है। a कितना है? 3, तो दिस इज 3 कॉमा a इंटू आर -6 कॉमा a इंटू आर स्क्वायर यानी कि 12, a इंटू आर क्यूब -2 का क्यूब इज -8, 3 इंटू -8 इज -24। तो ये आपके 4 नंबर्स आ रहे हैं जीपी के अंदर। चेक कर लो एक बार, फर्स्ट टर्म 3 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 12 -2 का क्यूब 8, 3 इंटू -8 -24। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है उड़ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या किसी को कोई डाउट? जैसा जैसा इनने बोला है ना, बस उसको मैथमेटिकली लिखते चलो। फॉर्मूलेज आपके पास भी है, मेरे पास भी फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज लगाओ, डिवाइड करो, ए आर निकालो, सब्स्टिट्यूट करो और क्वेश्चन को टाटा बाय बाय करो। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है, ये आपको शो करना है। अब यहाँ पे इनने कुछ टर्म्स की बात करी है। ठीक है, क्या बोला इनने कि pth टर्म मतलब क्या? AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, pth टर्म है ये। ठीक है, qth टर्म यानी AQ, rth टर्म यानी AR। कितना कितना है? A है, B है और C है। हम जानते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है A इंटू आर की पावर n-1। यहाँ पे ये A होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ये R होता है कॉमन रेशियो। अब इस क्वेश्चन में भी ना इनने A का यूज किया है ना, R का यूज किया है। तो जब हम अपने इस डीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बोलेंगे ना, तो हम A और R यूज करने की जगह कैपिटल A और कैपिटल R का यूज करेंगे। कैपिटल A will be my first term and capital R will be my common ratio। since क्वेश्चन में ऑलरेडी A और R का यूज हुआ है और हमें नहीं पता कि ये A कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है या नहीं, ये R खैर कॉमन रेशियो तो नहीं है, राइट। तो इसीलिए जब ऑलरेडी इन अल्फ़ाबेट्स का यूज हो जाता है तो कोई और अल्फ़ाबेट आप यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कह दिया कोई समस्या नहीं है। लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म, कैपिटल A क्या हो गया आपका? फर्स्ट टर्म हो गया, है ना, एंड कैपिटल R बी द कॉमन रेशियो, एंड कैपिटल R बी द कॉमन रेशियो। किसका कॉमन रेशियो?
ऑफ अ जीपी। ठीक है, कैपिटल ए हमारा फर्स्ट टर्म है, कैपिटल आर हमारा कॉमन रेशियो है, हमारा मतलब जीपी का। ओके, अब इनने कहा है कि भाई पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ए बी सी है तो प्रूव कर दो ये। हमने कहा कोई समस्या नहीं है, वी नो दैट, है ना। क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि भाई देखो तुम पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म की बात कर रहे हो ना, हम तुमको एनएथ टर्म का फॉर्मूला बताते हैं। एनएथ टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन, और इस जनरल टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से मैं पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म आपको बता दूंगी कि कैसे लिखना है। नाउ अब हम इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। कैसे? कुछ इस तरीके से, ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए आर की पावर n माइनस वन, nth टर्म, कैपिटल ए फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो आर, n माइनस वन डिनोट कर रहा है कौन सा टर्म के बारे में बात कर रहे हो। अब इन्हें कहा pth टर्म, तो मैंने कहा ठीक है भाई, pth टर्म मतलब ap, pth टर्म क्या हो जाएगा, a r और r की पावर p माइनस वन। दिस pth टर्म इज गिवन इक्वल टू a, ये आपका pth टर्म हो गया। अब चलते हैं अपन किस पे, कौन सा टर्म चाहिए, qth टर्म। तो qth टर्म क्या होगा, a q इज इक्वल टू a r, और यहाँ पे लिखोगे q माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू b। फिर आपको गिवन है rth टर्म, तो rth टर्म मतलब a r, तो यहाँ पे जब जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो rth टर्म कितना आएगा, a r और इसकी पावर r माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल टू c। ये हमने लिख के रख लिया। ठीक है भाई, अब प्रूव करना है कि ये LHS RHS के बराबर है, तो हमने कहा देखो LHS को उठा लेते हैं। LHS में क्या है, a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q। लेकिन यहाँ तो a b c अकेले हैं मैम, इनके पास तो कोई पावर नहीं है, तो कोई समस्या नहीं। a की पावर है, a किसके बराबर है, a इसके बराबर है। आप a की पावर q माइनस r करोगे तो इस पूरे की पावर भी क्या हो जाएगी, q माइनस r हो जाएगी। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि देखो भाई, सबसे पहले तो LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है हमारे पास, LHS है a की पावर, ध्यान से देखो, q माइनस r, a की पावर q माइनस r, ठीक है, b की पावर r माइनस p, b की पावर r माइनस p। फिर क्या है अपने पास, c की पावर p माइनस q, c की पावर p माइनस q। हमने कहा ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू है a r की पावर p माइनस वन। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए a की पावर q माइनस r। तो हमने कहा ठीक है भाई, a हमारा ये है, a r की पावर p माइनस वन, इसकी पावर पे हमें क्या चढ़ा देना है, q माइनस r चढ़ा देना है। तो हमें a की पावर q माइनस r मिल गया, कितना, a इंटू आर की पावर p माइनस वन, a इंटू आर की पावर p माइनस वन, और इस पूरे की पावर q माइनस r इंटू, इसी तरीके से b हमारे पास है a इंटू आर की पावर q माइनस वन। तो यहाँ पे हमारा b की पावर r माइनस p क्या हो जाएगा, यहाँ पे r माइनस p चढ़ा दो आप लोग। तो ये क्या है, a r, दिस इज q माइनस वन, और इसकी पावर में हमें क्या देना है, r माइनस p देना है। तो हमने कहा ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज a r q माइनस वन, और इसकी पावर पे क्या है, r माइनस p है। इसी तरीके से ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर r माइनस वन, और इसकी पावर में है p माइनस q। ठीक है, देखो जरा आप लोग, आपके पास c कितना था, आपके पास c ये था, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए c की पावर p माइनस q। तो ये क्या हो जाएगा, a r की पावर r माइनस वन, और इसकी पावर p माइनस q। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करके RHS मतलब 1 के बराबर लेके आना है। अब ये 1 के बराबर कैसे आएगा, सबसे पहले तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देते हैं। ये q माइनस आर पावर इसकी भी है, ये q माइनस आर पावर इस पूरे की भी है, तो चलो दोनों को दे देते हैं। तो दिस इज a की पावर q माइनस आर, और यहाँ पे r की पावर p माइनस वन इंटू q माइनस आर, क्योंकि यहाँ हमने सीखा है कि अगर a की पावर m है और यहाँ n है तो ये a की पावर mn हो जाता है, राइट। r की पावर ये है, इसकी पावर पे ये चढ़ा है, तो इन दोनों की पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी, और ये इसकी पावर भी है। हमने कहा ठीक है भाई, इनटू, अब r माइनस पी आपकी a की भी पावर है, सो दिस इज r माइनस पी, और कैपिटल R की ये दो पावर्स हैं, तो इन्हें आप इस तरीके से
प्रोडक्ट में लिख लो। फिर इधर आ जाइए, सो दिस इज a टू द पावर p माइनस q और ये r टू द पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ये हमने सभी पावर्स को लिख दिया, ठीक है। अब जहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट में है। तो मैं अपने a वाले टर्म्स को साथ में लिख लेती हूँ। सो दिस इज a टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। क्या किया मैंने, a वाले टर्म्स को साथ में लिखा, तीनों के बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। सो दिस इज q माइनस r माइनस p और ये क्या है p माइनस q, सबको ऐड किया। सेम कहानी मुझे अपने r के लिए करना है, ये r की पावर है, सो दिस इज p माइनस 1 q माइनस r, ठीक है भाई। फिर ये भी r है, ये भी r है, प्रोडक्ट में है, बेस सेम है तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे एडिशन का साइन q माइनस 1 r माइनस p। अगेन देखें आप, ये वाला r और इस वाले r को देखो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर आपकी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो जो a की पावर है ना, q से q जा रहा है 0, माइनस r से प्लस r जा रहा है 0, माइनस p से प्लस p जा रहा है 0, यानी a की पावर क्या चढ़ रही है, 0 चढ़ रही है। अब जरा r की पावर को समझते हैं, ये दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो जी मल्टीप्लाई करें। सो p इंटू क्यू इज पी क्यू, ठीक है। p इंटू माइनस, ये क्या लिखा है मैंने, p इंटू क्यू माइनस आर है ना, सो p इंटू आर इज माइनस पी आर, ओके। माइनस 1 इंटू क्यू इज माइनस क्यू, माइनस 1 इंटू माइनस आर इज प्लस आर, इसका काम खत्म। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, q इंटू आर इज प्लस क्यू आर, q इंटू माइनस पी इज माइनस क्यू पी, माइनस 1 इंटू आर इज माइनस आर, माइनस 1 इंटू माइनस पी इज प्लस पी। डन। कुछ गड़बड़ है ना, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन था। दिस इज r माइनस 1 एंड दिस इज p माइनस क्यू, है ना जी। बेस सेम है तो सबकी पावर ऐड हो जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दिस इज rp, है ना, और r माइनस क्यू इज माइनस आर क्यू, दिस इज माइनस p, दिस इज प्लस q। चेक करो जल्दी से एक बार। अब देखो क्या ये सब में कुछ कट रहा है कि नहीं, पी क्यू माइनस क्यू पी, अरे हाँ, पी क्यू माइनस क्यू पी चला गया, माइनस पी आर प्लस आर पी उड़ गया, माइनस क्यू प्लस क्यू ये भी कैंसिल आउट, प्लस आर माइनस आर ये भी उड़ गया, ठीक है। फिर क्या बचा अपने पास, क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू ये भी गया, प्लस पी माइनस पी ये भी चला गया, मतलब सब चले गए। इसका मतलब क्या आ रहा है कि r की पावर 0, सो दिस इज a टू द पावर 0, r टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो अगर तो वो क्या देता है 1, यानी ये आ रहा है इज इक्वल टू 1। सो LHS को उठाया था और RHS के बराबर इसे हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये HP हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं, हैंस प्रूव, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया, राइट। डन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो और फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है भाई। अब आगे सवाल देखते हैं अपना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा था, इतनी सारी पावर है, इज इक्वल टू 1 लाना है, डेफिनेटली ये सब 0 हो रहे होंगे, लेकिन स्टिल आप शो करके दिखा देना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, सो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 खत्म, क्वेश्चन 23 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ GP आर a एंड b रिस्पेक्टिवली, एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ab की पावर n। ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे हमारे पास GP का फर्स्ट टर्म और nth टर्म गिवन है, ठीक है, और p क्या है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट, या फिर सिंपल लिखो गिवन फर्स्ट टर्म क्या है जीपी का, फर्स्ट टर्म है a, nth टर्म कितना गिवन है, b गिवन है, ठीक है। लेट r बी द कॉमन रेशियो, है ना, जीपी है तो कॉमन रेशियो तो होना पड़ेगा, तो हमने कहा लेट r बी द कॉमन रेशियो।
तो आप जरा जीपी कंसिडर कीजिए, कंसिडर अ जीपी, कौन सा, जिसका पहला टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो दूसरा टर्म ए आर होगा, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर होगा, देन ए आर क्यूब, और ऐसे जाना है हमको टोटल एन टर्म्स तक, क्योंकि इनने एन टर्म्स के बारे में बात करी है। तो nth टर्म क्या होगा, ए आर की पावर n-1। ऑल गुड, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीपी में जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, ए एन, उसका फॉर्मूला है ए आर की पावर n-1। तो अगर आपको n पोजीशन पे रखे हुए एलिमेंट पता करना है तो उसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर n-1, राइट। इस क्वेश्चन में हमको nth टर्म गिवन है, वो nth टर्म हमें कितना गिवन है, ए आर की पावर n-1 कितना गिवन है हमको, b गिवन है। चेक कर लो आप, nth टर्म इज b, तो ए आर की पावर n-1 किसके बराबर है, b के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज तो हमको गिवन थी, हमने इसको लिख दिया। अब इनने कहा कि जो p है, दैट p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो ये आपके टोटल n टर्म्स है, राइट। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये nth टर्म है। तो ये मेरे n टर्म्स हैं जीपी में। कैपिटल P क्या है, कैपिटल P इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज n टर्म्स, यानी कैपिटल P इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 ए आर की पावर n-1। ये कैपिटल P क्या है, प्रोडक्ट है n टर्म्स का। अब आप लोग जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करूं तो आंसर क्या आएगा, अरे मैम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, वेरी गुड। यानी मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ ना कि दिस इज 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, ऐसा लिख सकती हूँ, राइट। अब जरा आप यहां पे देखिए, इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें n, यानी ये जो आपको a नजर आ रहे हैं, कितने a हैं, n a है। मतलब जब आप a का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप a को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब आप इन a को देखो जरा, 1 2 3 4 n, ठीक है, टोटल मेरे पास n a है, और जब मैं टोटल n a का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूं, a इंटू a इंटू a इंटू a, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, a टू द पावर n। तो यहाँ पे मेरे पास a के लिए आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास आउटपुट आएगा a की पावर n। इन सभी a को अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, देन आई विल गेट a टू द पावर n एज द आंसर। चेक करो आप, 2 को जब मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 की पावर 4, राइट। तो अगर a को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, a की पावर n। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्लियर है कि ये मैंने a की पावर n कैसे लिख दिया। ऑल गुड, ठीक है भाई, तो ये हम समझ गए, इसको हटा दो। ये बस समझाने के लिए था, क्योंकि अगर अचानक से मैं a की पावर n लिखती तो आप सोचते मैम कहाँ से दिख रहा है आपको a की पावर n, तो ये a की पावर n कैसे आया, ये लॉजिक क्लियर है। ऑल गुड। अब जरा आप r को पकड़िए, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो जितने भी r है ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, इनके सबके बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ से लिखोगे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज n-1। ओके, आप लोग बता सकते हैं मुझे ये कितने टर्म्स हैं, क्या आप इसे बता सकते हो कितने टर्म्स हैं? देखो मैम, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आपके पास n टर्म्स थे, है ना, ये टोटल n टर्म्स थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टर्म्स कितने होंगे जी, n-1 होंगे। मतलब मैंने जो ये r की पावर पे 1 + 2 + 3 डॉट 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 n-1 लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n-1 टर्म्स आर देयर। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। सो हमारे पास p क्या आया है, हमारे पास p आया है a की पावर n, r की पावर 1 + 2, ठीक है, +3 +4 डॉट 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 n-1। ओके जी, अब जरा आप यहाँ पे साइड में आके चेक करो,
कि ये जो है ना 1 + 2 + 3 + ... n-1, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है अपने पास n-1, है ना? सही बात है, कोई समस्या तो नहीं, n-1 टर्म्स है। हमने देखा था हमारी ओरिजिनल जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। लेकिन हमने इससे बात नहीं करी, हमने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करी, क्योंकि इतने में ही आर है। सो हाउ मेनी आर्स आर देयर? n-1 टर्म्स आर देयर, राइट? सो दिस इज 1 + 2 + 3 + ... n-1, मतलब मेरे पास इसमें n-1 टर्म्स है। ऑल गुड। अब जरा ये बताओ, क्या ये सीरीज कोई स्पेसिफिक प्रोग्रेशन बना रही है? इज इट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये एपी है? हाँ मैम, चेक कर लो आप। 2 - 1 1 देगा, 3 - 2 1 देगा, 4 - 3 फिर से 1 देगा। यस, इट इज एन एपी, राइट? तो ये क्या है? तो ये क्लियरली एक एपी है। और एपी में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, अगर हमारे पास लास्ट टर्म होता है तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, एंड इट इज एन एपी, तो मैं यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। लेकिन मेरे पास कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? n-1 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सम होगा इस एक्सप्रेशन का, वो सम क्या होने वाला है? n-1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि इसका सम आ रहा है n-1/2 इंटू n। क्या इसके सम को समझने में किसी को परेशानी? ऑल गुड। तो इसका सम कितना है? इसका सम है n-1 इंटू n/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू a⁴n r⁴ क्या लिखोगे? n इंटू n-1/2, ठीक है? तो ये आपके इसका सम हो गया। ऑल गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो, ये हमें क्या मिल गया? p मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। हमें प्रूफ क्या करना था इस क्वेश्चन में? इसको हटाते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि p² जो है दैट इज इक्वल टू ab⁴n। तो मैंने कहा ठीक है, सो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा? a⁴n, ओके, r⁴n, n-1/2। हमने किया टोटल स्क्वायरिंग। अब हम जानते हैं ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, राइट? तो दोनों को स्क्वायर दे दिए इनके, तो ये बन जाएगा a⁴2n और यहाँ पे आ गया 2। इस 2 से ये 2 चला गया, तो जा रहा है तो जाने दो इसको। अब जरा ध्यान से देखिए आप, अपने यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं a और r, इन दोनों के पास n है। क्या मैं n को कॉमन ले सकती हूँ? यस मैम, कॉमन ले सकते हो। सो p² इज इक्वल टू a इंटू r, दिस इज a²। मैंने दोनों से n कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया, ठीक है? सो a² r, दिस इज n-1, और ये जो दोनों के पास n पावर था इसको होल पावर n में कर दिया। जब मैं इसको अंदर लेके आऊंगी तो फिर से मुझे यही मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? बहुत छोटी सी बात है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की कहानी है। हम सब जानते हैं a⁴m और n है, तो इसे हम a⁴mn लिखते हैं। तो a⁴mn को भी तो ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ये मैं n को ऐसे बाहर ले गई। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, दिस इज p², ये a² को क्या मैं a इंटू a लिख सकती हूँ? यस मैम, नो प्रॉब्लम। और ये क्या है? r⁴n-1, और इस पूरे की पावर है n। चेक करो एक मिनट। हाँ मैम, ठीक है। अब क्या? अब जरा आप ध्यान से देखो, दिस इज p² इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा a इंटू ar⁴n-1 और ये रहा होल n। जरा चेक करना, ये ar⁴n-1 कुछ था अपने पास, राइट? a इंटू r⁴n-1 क्या है? b है। तो आप यहाँ पे a इंटू r⁴n-1 को क्या लिख सकते हो? b लिख सकते हो। सो आप लिखेंगे p² इज इक्वल टू a इंटू b और इसकी पावर n। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमको यही प्रूव करना था। सो दिस इज हेंस प्रूव्ड, p² इज इक्वल टू ab की पावर n। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है, इस पे स्टार लगाओ। आई विश ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि शो दैट द रेशियो ऑफ sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n+1th to 2th term
इज 1/r की पावर n। ठीक है, अब जो कुछ भी इनने कहा है एक बार धीरे से पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि रेशियो, शो दैट द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 टू nth टर्म। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि आपको ना रेशियो फाइंड करना है। किस किस का रेशियो फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स का और सम ऑफ टर्म्स जो स्टार्ट होते हैं n+1 से 2nth तक। तो सबसे पहले काम करते हैं, अपन टर्म्स को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले टर्म्स को लिखते हैं, फिर ये कहानी समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है और प्रूफ क्या करना है कि इनका जो रेशियो है वो इसके बराबर है। हमने कहा ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को हमने रीड किया ना तो हमारे सामने ना 3 टाइप के टर्म्स आ रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास n टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, और उसके बाद ये हमसे बात कर रहे हैं n+1th टर्म से लेके कहाँ तक, 2nth टर्म तक। तो ये हमसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको जो n टर्म्स है उसका सम को डिवाइड करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसके सम से, n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म तक। क्लियर है? चलो जी, अब सबसे पहले काम करो, जीपी में हम a और r को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो आपकी लेट a बी फर्स्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड r बी कॉमन रेशियो, और r क्या है, कॉमन रेशियो है ऑफ ए जीपी विद n टर्म्स। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई जीपी है जिसमें n टर्म्स है, उसमें मेरा फर्स्ट टर्म a है और r मेरा कॉमन रेशियो है। तो मेरी जीपी क्या बनेगी, जो इसमें जो टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे, ar स्क्वायर, अब क्योंकि n टर्म्स है तो दिस इज ar की पावर n-1। ओके, इसमें टोटल n टर्म्स है। अब मुझे इसका सम निकालना है। इनने कहा है ना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो ये फर्स्ट n टर्म्स हो गए मेरे जीपी में, राइट। इसका सम निकालना है, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा, सपोज मैंने इसके सम को डिनोट कर दिया s से। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 ar की पावर n-1। ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो गए जो सबसे पहले इनने कहा है। एक जीपी इमेजिन करो, फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन रेशियो होगा, n टर्म्स है, उन n टर्म्स का सम चाहिए, तो उन n टर्म्स के सम को मैंने सिर्फ s से डिनोट कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसका सम निकालना है। अब या तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दूं, या फिर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ना a को कॉमन ले लेती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से a को कॉमन लेती हूँ, मैं डायरेक्टली सम का फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कोई और प्लान चल रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ, चलो एक काम करो, a कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैंने a कॉमन लिया तो दिस इज 1 प्लस r स्क्वायर प्लस डॉट 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 r टू द पावर n-1, एंड दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ सम का फॉर्मूला, लेकिन अभी मैं कुछ सेकंड के लिए इसे अवॉइड कर रही हूँ। एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं अपन, क्या इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ a को कॉमन ले लिया, दिस इज माई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और मैं रुक गई। ठीक है, अब मुझे सम फाइंड करना है उन टर्म्स का जो स्टार्ट होते हैं n+1 से लेके, है ना, n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म तक। यहाँ पे मुझे इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। इन्हें कहा ना टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम, बिटवीन नहीं कहा, फ्रॉम, तो यहाँ से लोगे n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म में मेरे पास जितने भी टर्म्स आएंगे मुझे उसका सम निकालना है। अब ये तो पोजीशन है n+1th टर्म। अब n+1th टर्म पे क्या है, तो इसे फाइंड करने के लिए देखो, सबसे पहले इसके सम को ना मैं s डैश से डिनोट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे n+1th टर्म से आपको सम निकालना है 2nth टर्म तक। नाउ n+1th टर्म पे क्या आएगा, ये तो पोजीशन है, टर्म आएगा क्या, तो मैं जानती हूं यहाँ पे कि जो जनरल टर्म होता है दैट इज an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 होता है। ठीक है,
तो इस जनरल टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से मैं फाइंड करूंगी n+1th टर्म। n की जगह पे n+1 रख दो तो a इंटू आर n+1 - 1। तो मेरे पास जो n+1th टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, a इंटू आर की पावर n। क्या इसमें किसी को समस्या? n+1th टर्म मेरे पास क्या आया, a इंटू आर की पावर n। तो ये हो गया मेरे पास a इंटू आर की पावर n। क्या मुझे कोई नेक्स्ट टर्म बताएगा n+1th टर्म से 2nth टर्म में जो नेक्स्ट टर्म होगा, कोई बता सकता है? मैम n+2th टर्म होगा, और n+2th टर्म क्या होगा, a इंटू आर की पावर n+2 - 1, यानी मैम a इंटू आर की पावर n+1। ऐसे ही हम अगला टर्म बता सकते हैं a इंटू आर की पावर n+2, सो ऑन। आपको कहाँ तक जाना है, 2nth टर्म तक जाना है। तो 2nth टर्म तो पोजीशन है, लेकिन उस जगह पे होगा क्या, उस जगह पे क्या होगा, फिर से चलो अपने जनरल टर्म के फॉर्मूले पे, और यहाँ पे nth टर्म हम जानते हैं तो हम a2nth टर्म भी पता कर लेंगे, है ना। 2nth टर्म क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a2n, दैट इज a इंटू आर की पावर n को रिप्लेस करो 2n - 1 से, यानी 2nth टर्म पे मेरे पास जो टर्म है दैट इज क्या, a इंटू आर की पावर 2n - 1। मुझे इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। यहां तक कोई समस्या किसी को? देखो जरा ध्यान से देख लो आप लोग, इसको चेक कर लो एक बार अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनने कहा है कि सम फाइंड करो n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म तक। तो n+1th टर्म पे क्या होगा, मेरे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है, मैंने वहां पे n+1th टर्म रखा, तो मुझे क्या मिला, a इंटू आर की पावर n। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a इंटू आर की पावर n+1, देन नेक्स्ट विल बी a इंटू आर की पावर n+2, और लास्ट में मेरे पास क्या बोला इन्हें, 2nth टर्म तक फाइंड करना है सम। तो 2nth टर्म पे क्या होगा, अगेन जनरल टर्म के फॉर्मूले पे मैं गई, मैंने n की जगह पे 2n रखा, तो मुझे a आर की पावर 2n - 1 मिल गया। मुझे इसका सम फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है, ऑल गुड, ओके। अब सुनो, अब यहाँ पे ये जो मेरे पास प्रोग्रेशन है, इसका सम कैसे निकालूं, तो मैं सोच रही हूँ फिर से ना, अगेन मेरे पास रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं। सम का फॉर्मूला लगा दो या तो, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a आर की पावर n है, कॉमन रेशियो आप निकाल लेना, ठीक है, या फिर आप अगेन कॉमन ले लो। तो मैं सोच रही हूँ मैंने अगर यहाँ a कॉमन लिया ना, मैं यहाँ भी कुछ कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉमन लेने का प्लान बनाया a इंटू आर की पावर n, ओके जी। मैं सम का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, देखो यार मैथ्स है, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्लान बनाया कि a इंटू आर की पावर n को कॉमन ले लो। कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्या आएगा? मैंने इन सभी टर्म्स में से a इंटू आर की पावर n कॉमन लिया है, तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा? देखो ये a इंटू आर की पावर n+1 है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ a इंटू आर की पावर n इंटू आर, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, राइट। मैंने a इंटू आर की पावर n कॉमन लिया इससे, तो इसके पास क्या बचा, r बचा। मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आएगा, r² आएगा, है ना जी। अब यहाँ पे आ जाओ आप लास्ट टर्म पे अपने, तो लास्ट टर्म से भी मैंने क्या किया, a इंटू आर की पावर 2n - 1 है, इसमें से मुझे कॉमन लेना है a इंटू आर की पावर n। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा क्या, r टू द पावर n - 1। अगर मैं इसमें से अगर a इंटू आर की पावर n कॉमन लेती हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास r की पावर n - 1 आएगा। अगर कोई नहीं मानता तो सुनो ना आप लोग, क्या करो, बेस सेम है, ऐड करके चेक कर लो। दिस इज a इंटू आर की पावर n, r की पावर n - 1, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, सो a इंटू आर की पावर 2n - 1 वही आएगा, ठीक है। तो मैंने कुल मिला के क्या किया, मेरे पास ये जितने भी टर्म्स थे इसमें से मैंने a इंटू आर की पावर n को कॉमन ले लिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीपी में आप यूज़ देख रहे हो एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, राइट। तो बस उसी तरीके से मैंने ब्रेक किया, कॉमन लिया, और मेरे पास ये एक्सप्रेशन ऐसी आ गई, एंड दिस इज माई एक्सप्रेशन नंबर 2, ठीक है। मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स ये रहे, सम ऑफ n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म मेरे पास ये रहा। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे शो करना है कि रेशियो ऑफ माय सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स टू द सम ऑफ n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म इज 1/r की पावर n। तो रेशियो फाइंड करना है, मतलब s/s डैश फाइंड करना है
क्योंकि ये सम ऑफ n टर्म्स है और ये सम ऑफ n प्लस 1th टर्म से लेके 2nth टर्म है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सम ऑफ n टर्म्स मेरे पास क्या आया है, दिस इज a 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस r की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, क्लियर है, राइट मैंने पहला लिख दिया, डिवाइडेड बाय s डैश कितना है, a इंटू आर की पावर n और उसके बाद 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 r टू द पावर n माइनस 1। चेक कर लो जल्दी से, हमने s को s डैश से डिवाइड कर दिया तो हमने देखा ये वाला ब्रैकेट तो पूरा उड़ रहा है और a से a उड़ रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, s अपॉन s डैश एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r की पावर n, और ये तो hp हो गया, hp मतलब हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको, 1 अपॉन r की पावर n। तो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका आ ही जाता है। अगर आप सम का फॉर्मूला लगाते तो भी आंसर आ जाता, और वो दोनों ही सम के फॉर्मूले एक ही हैं, तो उसमें टेंशन मत लेना कि हम कौन सा लगाएं। ठीक है, चलो, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, राइट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अगेन एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, शो करो कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे हमको गिवन है कि ए बी सी डी किस में है, जीपी में है, तो आप लिखोगे यहाँ पे गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी। अच्छा, अच्छी बात है, जीपी में है, कॉमन रेशियो भी चाहिए रहेगा, राइट। तो हम लिख देते हैं कि लेट आर बी द कॉमन रेशियो, लेट आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, हमने कहा लेट ए बी सी डी आर इन जीपी, हमने क्यों कहा था, गिवन है ना, गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी और लेट आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, अब क्योंकि ए बी सी डी जीपी में है, राइट, ये आपको गिवन है, इफ का मतलब होता है गिवन, राइट। तो अगर ये आपको गिवन है तो आपको ये शो करना है। मैंने कहा ठीक है, जो गिवन है पहले तो मैं उससे बात करूंगी, उसके बाद ये शो दैट वाले से बात करूंगी। ए बी सी डी जीपी में है और मैंने कह दिया कि आर इनका कॉमन रेशियो है, तो यहाँ पे मेरा ए तो ए होगा, है ना, ए तो ए रहेगा फर्स्ट टर्म। कोई बताएगा बी क्या होगा, क्योंकि ए बी सी डी जीपी में है और आर कॉमन रेशियो है, तो बी क्या होगा, ए आर होगा। ठीक है, वेरी गुड। सी क्या होगा, सी होगा ए आर स्क्वायर, और डी क्या होगा, डी विल बी ए आर क्यूब। ये चेक करो पहले, ए बी सी डी जीपी में थे, मैंने कह दिया कि इनके बीच में कॉमन रेशियो आर है, और क्योंकि ए बी सी डी जीपी में है तो ए तो मेरा ए है, बी मेरा ए आर है, सी मेरा ए आर स्क्वायर है, और डी मेरा ए आर क्यूब है। ठीक है जी, इतना लिख दिया। अब चलते हैं शो दैट पे। अब शो दैट में ना मैं LHS को पहले पिक कर रही हूँ, ओके, पहले LHS को उठा लो। LHS में क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उठा लिया। ठीक है, अब आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ए है तो ए स्क्वायर रहने दो। बी की वैल्यू क्या है, ए आर, बी का स्क्वायर है मतलब ए आर का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर, तो सी स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। चेक करो यहाँ पे अगर किसी को कोई तकलीफ है तो सब ठीक, मैंने बस ए बी सी की जगह पे उनकी वैल्यूज रख दी क्योंकि मेरे ए बी सी डी जीपी में थे। ठीक है जी, अब इधर आ जाओ, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर की पावर 4, सो ए स्क्वायर आर की पावर 4, प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आर की पावर 6। चेक कर लो एक बार, ए स्क्वायर आर की पावर 6, डी स्क्वायर करना है ना। देखो अगर डी मेरा ए आर क्यूब है तो डी स्क्वायर क्या होगा, ए आर क्यूब की पावर 2, यानी दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज आर की पावर 3 2 6। ठीक है, वेरी गुड। चलो इतना हो गया, अब क्या करना है, अब जरा इस ब्रैकेट से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट से मैंने ए स्क्वायर बाहर ले लिया, तो ये बन जाता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ठीक है जी, इस ब्रैकेट से क्या कॉमन ले सकती हूँ, ए स्क्वायर आर स्क्वायर,
तो मैंने इस ब्रैकेट से a स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। चेक करो, इस ब्रैकेट से a स्क्वायर बाहर लिया और इस ब्रैकेट से a स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर लिया, तो मेरे पास ऐसा बना, राइट। सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा, a टू द पावर 4 आर स्क्वायर इंटू ये इससे मल्टीप्लाई है, दोनों का ब्रैकेट सेम है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज माई इक्वेशन स्टार 1, ये मेरी स्टार 1 इक्वेशन है। ठीक है, LHS का काम हो गया। अब अपने RHS को उठा लो। हम RHS को भी आधा सॉल्व करेंगे, और जब उसको सॉल्व करेंगे ना, तब हमको मिलेगा कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है, और जब आपका LHS RHS के बराबर है तो हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उठाते हैं RHS को। सो RHS क्या है मेरे पास, RHS है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब मेरे पास A की वैल्यू क्या है A, B की वैल्यू क्या है AR, ओके, B की वैल्यू क्या है AR, C की वैल्यू क्या है AR स्क्वायर, ठीक है, प्लस C की वैल्यू क्या है AR स्क्वायर, D की वैल्यू क्या है AR क्यूब, और इसका चढ़ा स्क्वायर। अपने मन से नहीं लिखा मैंने, ये देखो ना ABCD, क्योंकि ABCD GP में है, मतलब A है, B AR है, C AR स्क्वायर है, D AR क्यूब है, तो यहाँ पे AB BC CD की बस मैंने ये वाली वैल्यूज उठा के रख दी है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट में है, बेस से में, तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा दिस इज A स्क्वायर R, चेक करो, यहाँ पे आएगा A स्क्वायर R क्यूब, फिर से चेक करो, प्लस A स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, R टू द पावर 5 और इस पूरे का स्क्वायर। अब सिर्फ इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट में से इसमें जो टर्म्स हैं इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इसमें से मैं A स्क्वायर R कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसे पूरे ब्रैकेट से बाहर नहीं निकाल रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, मैंने सिर्फ यहाँ से इन सभी टर्म्स में से मैंने A स्क्वायर R बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस A स्क्वायर R बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर, प्लस A स्क्वायर R बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा R की पावर 4 और इस पूरे का स्क्वायर। मैंने पूरे ब्रैकेट से बाहर नहीं लिया है अभी, ठीक है, सिर्फ इनमें से टर्म्स बाहर लिया, फिर ये होल स्क्वायर चढ़ा दिया, राइट। मल्टीप्लाई करूंगी दोबारा यही मिल जाएगा, पर क्यों करूंगी मल्टीप्लाई, सुनो तो आगे। A स्क्वायर R मैंने कॉमन ले लिया, इस तरीके से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई। अब मैं ये स्क्वायर इसको भी दे देती हूँ और ये स्क्वायर इसको भी दे देती हूँ, राइट। मल्टीप्लिकेशन मतलब ये जो पावर है दोनों पे आ जाएगी, तो ये बनेगा A की पावर 4 एंड दिस इज R स्क्वायर, चेक करो, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 और इस पूरे का स्क्वायर, एंड दिस इज माई स्टार 2, ठीक है, ये मेरा स्टार 2 है। जरा स्टार 1 और स्टार 2 को ध्यान से देखें। स्टार 1 में क्या है, A की पावर 4 R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे चेक करो, A की पावर 4 R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 का होल स्क्वायर। अरे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फ्रॉम स्टार 1 एंड स्टार 2 इक्वेशन हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब ये तो हैंस प्रूव हो गया, ठीक है, और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो वेरी सिंपल, राइट। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि ये टर्म्स आपकी जीपी में, चलो ये प्रूव करो। तो याद रखना इनके साथ आपको कैसे खेलना होता है। अगर ये जीपी में है, कॉमन रेशियो लेना, उनके टर्म्स लिखना, फिर कुछ नहीं करना, LHS को उठाओ, रखो वैल्यूज़ को, ABCD की जो भी वैल्यूज़ है, ब्रैकेट सेम बनाने की कोशिश करो। ऐसे आप अपने RHS को उठाओगे, वैल्यूज़ को रखोगे, आपका पूरा टारगेट होगा कि स्टार 1 और स्टार 2 आपके सेम हो जाए, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम हो जाए। अगर सेम हो जाते हैं तो हेंस प्रूव, दैट्स इट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सो क्वेश्चन 26 कहता है कि इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ GP। आपको 3 and 81 के बीच में 2 नंबर्स को इंसर्ट करना है सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस GP में रहे। इसका मतलब वो 2 नंबर्स क्या हैं, दे आर ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको 3 and 81 के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि लेट 2 numbers be, let 2 numbers be G1 and G2, okay, therefore this is 3 G1 G2 81, okay।
तो मुझे ये G1 एंड G2 चाहिए। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है कितना 3, तो लेट A इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स को। फर्स्ट टर्म ऐसा लिखो, मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A एंड दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो सेकेंड टर्म क्या है मेरा G1, जो एक ज्योमेट्रिक मीन है जो मुझे फाइंड करना है। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास G2, अगेन इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन 3 एंड 81 के बीच में जो मुझे फाइंड करना है। और मेरे पास फोर्थ टर्म है दैट इज इक्वल टू 81। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। अब हम सब लोग जीपी में जनरल टर्म का फॉर्मूला जानते हैं। ओके, सो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट अगर आप nth टर्म की बात करो ना तो इट इज a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, सो a4 का मतलब क्या होगा, a4 का मतलब होगा मेरे पास यहाँ पे a इंटू आर की पावर 3, राइट। दिस इज a स्क्वायर AR क्यूब, मतलब जो फोर्थ टर्म है वो मेरा AR क्यूब है। तो मेरे पास फोर्थ टर्म क्या है 81 एंड दैट इज इक्वल टू क्या, AR क्यूब। यहाँ पे क्योंकि हमने R की हेल्प ली है तो यहाँ पे आप लिख दो लेट R बी द कॉमन रेशियो, लेट R बी कॉमन रेशियो, क्योंकि GP है तो भाई कॉमन रेशियो तो होना चाहिए, है ना। तो लेट R बी द कॉमन रेशियो, इसके बाद लास्ट में ये भी लिख देना। सो 81 इज इक्वल टू AR क्यूब आ गया। A ऑलरेडी मेरे पास है 3, सो R क्यूब मेरे पास कितना आएगा, R क्यूब मेरे पास आएगा 81/3, और 81/3 होता है 27। ओके, मतलब R क्यूब मेरे पास आ रहा है 3 का क्यूब। अगर पावर ऑड होती है ना तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर पावर इवन होती है तो प्लस माइनस का साइन आता है, ये याद रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है तो मेरे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास R की वैल्यू 3 आ जाएगी। R इज अ कॉमन रेशियो, मेरे पास R आ गया 3। ठीक है, अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो प्लस माइनस होता, लेकिन अगर ऑड पावर है तो सिंपल आपके पास जो भी नंबर है वही नंबर उठ के आ जाता है। और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, आप इसको यहाँ शिफ्ट करते हो, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हो, फैक्टराइज करते हो, इक्वेट करते हो, और आपको सिर्फ रियल वैल्यूज ही लेनी होती है। तो रियल वैल्यू यहाँ पे R इक्वल टू 3 ही आएगी। ठीक है, तो मेरे पास R आ गया। अब मुझको तो G1 G2 चाहिए, राइट। तो G1 क्या है मेरा, G1 मेरा कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है। सो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं, वी ऑल नो, राइट। यहाँ पे रखोगे A इंटू आर, 2 - 1 मतलब 1 AR, और ये ही मेरा G1 है। ठीक है, G1 क्या है, AR है। तो मैंने कहा ठीक है जी, G1 जब AR है तो मेरे पास A और R तो दोनों ही है, राइट। तो मेरे पास G1 क्या आ जाएगा, A इज 3 एंड R इज ऑल्सो 3, यानी 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, दिस इज माई G1। नाउ G2 मेरा कौन सी पोजीशन पे है, चेक करो। G2 मेरा थर्ड पोजीशन पे है। तो थर्ड पोजीशन पे हम टर्म को कैसे लिखते हैं, थर्ड पोजीशन पे हम टर्म को लिखते हैं AR स्क्वायर, AR स्क्वायर, राइट। सो G2 मेरा क्या है, G2 है मेरा AR स्क्वायर। मेरे पास A भी है, मेरे पास R भी है, तो मुझे G2 मिल जाएगा। सो G2 इज इक्वल टू 3 इंटू R, R कितना था 3, सो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। ओके, तो इनने कहा था कि 3 एंड 81 के बीच में दो नंबर को इंसर्ट करो सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस आपकी जीपी रहे। तो वो दो नंबर्स क्या आ रहे हैं आपके पास, देयरफॉर जो 2 नंबर्स हमको इंसर्ट करना है, 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट वो जीपी में रहे टोटल पूरा आपका सीक्वेंस। सो वो दो नंबर्स क्या है 9,27, और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिंपल है, तो बस ज्योमेट्रिक मीन की कहानी थी, हमें पता है प्रोसीजर क्या है, अप्लाई करते चलो, क्वेश्चन को फिनिश करते चलो, डन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, इसको हटा देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, ये क्या होगा, सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। आपको n की वैल्यू चाहिए सो दैट ये क्या बन जाए, ये a एंड b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। अच्छा, तो हम तो जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच में अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो उस g का फॉर्मूला क्या होता है, उस g का फॉर्मूला होता है √ab, राइट।
अगर दो नंबर्स के बीच में मुझे एक नंबर को इंसर्ट करना है सो दैट मेरा रिजल्टिंग सीक्वेंस डीपी रहे, तो वो नंबर मेरा जी होता है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, और उसका फॉर्मूला होता है √AB। तो इनने कहा है कि आप तो हमें बस n की वैल्यू बता दो सो दैट ये जो है ना ये ज्योमेट्रिक मीन हो किसके बीच में, a एंड b के बीच में। यानी आपकी जो g है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ये आपको गिवन है, आप बस इससे सॉल्व करो और इसके बाद n बता दो। तो इसका जो सोल्यूशन है ना, ये तो अपना 9th-10th की बात होगी। जितना मैथ्स 11th का था वो सिर्फ इतने 2 पॉइंट थे, ठीक है, बाकी सब तो सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है और सिंप्लीफिकेशन है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सिंस a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n क्या है, इज अ ज्योमेट्रिक मीन। ये एक ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू √AB। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ऐसा काम कर सकते हैं। अभी जस्ट आपको बताया ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों के बीच में, मतलब ये इज इक्वल टू √AB, तो इसको मैंने √AB से इक्वेट किया, ठीक है। अब रूट में समस्या होगी सॉल्व करने में, तो हम इस रूट को पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n एंड दिस इज इक्वल टू √AB है, तो √AB को हम a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो आप, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे a की पावर हाफ b की पावर हाफ, ब्रैकेट ओपन कर दो, दिस इज a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। इसको जाके मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, तो चलो जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे चलते हैं अपन। सो दिस इम्प्लाइज a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि दो a है प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएगी और b मेरा बेचारा ऐसे ही अकेला रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब फिर से मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले टर्म से करना है, तो यहाँ पे मेरा a तो अकेला है तो वह ऐसे ही रहेगा, b का मल्टीप्लिकेशन b से करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, सो दिस इज b टू द पावर n प्लस हाफ। चेक करो, ठीक है। अब आपको टर्म्स को ना साथ में लिखना है। कौन से टर्म्स को साथ में लिखने वाले हो, आप उन टर्म्स को साथ में लिखोगे, जैसे a टू द पावर n प्लस 1 है तो इसमें से आपको उस टर्म को a टू द पावर n प्लस 1 के पास लेके जाना है जहां पे a टू द पावर n के फॉर्मेट में कुछ हो। सो यहाँ पे भी a की पावर है, यहाँ पे भी a की पावर है, लेकिन यहाँ पे a की पावर में n प्लस हाफ है यानी कि n है, और यहाँ पे a की पावर हाफ है सिर्फ, तो मैं अपने इस वाले टर्म को यहाँ लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे n चाहिए साथ में, राइट, उसे मैं ब्रेक करने वाली हूँ, ओके। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे और b टू द पावर n प्लस 1 को b टू द पावर n प्लस हाफ के पास ले जाऊंगी। तो जब मैं इसे शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे दिस इज a टू द पावर n प्लस 1, इस पूरे को यहाँ लेकर आए तो सब्ट्रैक्शन, दिस इज a टू द पावर n प्लस हाफ b टू द पावर हाफ एंड दिस इज इक्वल टू, इसको लिखो आप a टू द पावर हाफ b टू द पावर n प्लस हाफ, बीच में सब्ट्रैक्शन, ये उठ के यहाँ जाएगा, सो दिस इज b टू द पावर n प्लस 1। बताओ यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, किस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, डन। अब इस पूरे को नेक्स्ट पेज पे लेके चलेंगे अपन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 1 को मैं हाफ प्लस हाफ लिख सकती हूँ, राइट, सो a टू द पावर n प्लस 1 को मैं a टू द पावर n प्लस हाफ लिखूंगी। चलो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ। सो दिस इम्प्लाइज a टू द पावर n प्लस हाफ माइनस a टू द पावर n प्लस हाफ b टू द पावर हाफ इज इक्वल टू, चेक कर लो यही टर्म्स थे अपने पास, ठीक है। वहां पे क्या है अपने पास, a टू द पावर हाफ b टू द पावर n प्लस हाफ,
So this is a to the power half, b to the power n plus half, सब्ट्रैक्शन में था b to the power n plus 1, तो अगेन मैं इसे b to the power n plus half के फॉर्मेट में लिख रही हूँ. 1 को मैंने हाफ प्लस हाफ लिखा. अब हम जानते हैं अपना प्यारा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि a टू दी पावर m प्लस n अगर है तो इसको मैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n लिख सकती हूँ, राइट. अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं. ऑल गुड. तो मैं ऐसा प्लान बना रही हूँ कि a टू दी पावर n प्लस हाफ को क्या मैं ऐसा लिख दूँ तो कुछ गलत बात है क्या? n प्लस हाफ इंटू a टू दी पावर हाफ ऐसा लिख सकती हूँ मैं. बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो मुझे यही मिलेगा, तो कुछ गलत बात नहीं है, तो चलो जी लिख देते हैं. सो दिस इम्प्लाइज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ लगा रही हूँ. तो दिस इज a टू द पावर n प्लस हाफ इनटू a टू द पावर हाफ माइनस a टू द पावर n प्लस हाफ b टू द पावर हाफ इज इक्वल टू, इसको एज इट इज a टू द पावर हाफ b टू द पावर n प्लस हाफ, सब्ट्रैक्शन का साइन बीच में. यहाँ पे अगेन मैं ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा रही हूँ. सो b टू दी पावर n प्लस हाफ इंटू b टू दी पावर हाफ लिख दिया मैंने ऐसा. अब तो हमें कॉमन लेना है, ठीक है, तो चलो जी कॉमन लेते हैं. इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, a टू दी पावर n प्लस हाफ, a टू दी पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लो आप यहाँ से. चलो जी कॉमन लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज a टू दी पावर n प्लस हाफ हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा a टू दी पावर हाफ माइनस b टू दी पावर हाफ. चेक करो, मैंने इन दोनों को बाहर ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे ये आता है. दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने b टू दी पावर n प्लस हाफ को कॉमन लिया. ओके मैम, तो ये क्या आएगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ. ऑल गुड, ठीक है. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बेसिकली ये बराबर नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि a एंड b दो नंबर्स थे जिनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन था. सो a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब नॉर्मल अगर कहो तो ये इससे कैंसिल हो गया. वैलिड रीजन क्या है? ये कभी जीरो नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी इक्वल. ये दो डिफरेंट नंबर्स थे यहाँ पे, राइट. आप तो सिंपल समझो कि ये इससे उड़ गया तो अच्छी बात है. यहाँ पे मेरे पास आएगा a टू दी पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू b टू दी पावर n प्लस हाफ. ऑल गुड, ठीक है. अब ये बताओ मुझे, इसको मैं यहां लेके आ रही हूं तो यहां पे क्या बचेगा? इसको मैं यहां लेकर आई तो यहां पे क्या बचेगा? जीरो नहीं बचेगा, ठीक है, जीरो नहीं बचेगा. याद रखना, ये b टू दी पावर n प्लस हाफ है ना, तो इसके साथ इनटू में 1 होगा. ये जब नीचे आएगा तो इज इक्वल टू में यहाँ पे 1 बचेगा. जीरो मत लिखना, मैक्सिमम स्टूडेंट पता नहीं क्यों लिख देते हैं वहाँ पे जीरो, ओनली 1 आएगा वहाँ पे, ठीक है. तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया. सो दिस इज a टू दी पावर n प्लस हाफ डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n प्लस हाफ एंड दिस इज इक्वल टू 1. अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, दोनों की पावर सेम है तो होल पावर में लिख दो इसे. तो चलो जी हमने यहाँ यहीं पे होल पावर में लिख दिया इसको. सो दिस इज a बाई b की पावर n प्लस हाफ. मैम अब क्या करें? अब आप बताओ, n की वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास तो ऐसी एक्सप्रेशन आ रही है, तो मैं n की वैल्यू कैसे लेकर आऊँ? तो देखो, अगर इन दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हो, है ना. अच्छा, 1 को किसी भी नंबर को आप एक मिनट इमेजिन करो. सपोज मैंने यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखी या 1 की पावर 0 लिखी, तो मुझे क्या मिलता है? 2 की पावर 0 वो भी 1 होता है, 1 की पावर 0 भी 1 होता है. तो ये बताओ मुझे a बाई बी की पावर 0 क्या होगा? a बाई बी की पावर 0 भी 1 होगा. तो बस काम बन गया अपना. इस 1 की जगह पे क्या मैं a बाई बी की पावर 0 लिख सकती हूँ? डेफिनेटली लिख सकती हूँ. तो जब डेफिनेटली लिख सकते हैं तो चलो जी लिख देते हैं. याद रखना, किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो बस फिर आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लो, आपको क्या चाहिए. दिस इज a बाई बी की पावर n प्लस हाफ, और यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 की जगह पे आपको लिखना है a अपॉन बी टू द पावर 0. अब दोनों के इक्वालिटी में बेस सेम है तो पावर्स विल बी इक्वेटेड. तो पावर्स को इक्वेट करेंगे. सो दिस इज n प्लस हाफ इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई जी? माइनस हाफ आ गई. और इस तरीके से आपका ये प्यारा सा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, ठीक है. सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन ना आपने AP में भी किया था, तो एक बार आप इसी पैटर्न का क्वेश्चन चेक करना. आपकी एक्सरसाइज 9.2 में है.
AP वाला है उसको भी ज़रा सॉल्व करके एक बार रख के अपने कॉपी में सॉल्व करके रख लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, प्रोसीजर तो पूरा इसी तरीके से ही होगा, ठीक है, डन। बस वहाँ पे अरिथमेटिक मीन है तो a + b/2 से इक्वेट करोगे। तो वो सारी चीज़ें एक बार चेक करना कि अगर यही क्वेश्चन AP का होता, AM का होता तो इसे कैसे टारगेट करना है। आई थिंक एक्सरसाइज 9.2 में गिवन है, उसको सॉल्व करके रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन, चलो जी अगले सवाल पे आते हैं, वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 is to 3 - 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे इनने कहा है कि दो नंबर्स का सम 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन से, यानी आपको दो नंबर्स को एज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कर लेंगे एज्यूम। फिर आगे क्या चाहिए इनको, इनने कहा है शो करो, मतलब प्रूव करो, शो दैट वो जो दो नंबर्स है ना आपके, वो नंबर्स इस रेशियो में है। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेती हूँ कि लेट टू नंबर्स, पूरा लिखेंगे नंबर्स की स्पेलिंग आप, ठीक है, लेट टू नंबर्स बी A and B। ओके, हमें यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, कि सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है जी, सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, मैथ्स में इसका मतलब है इज इक्वल टू, तो बना दिया मैंने इज इक्वल टू 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 6 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स हैं, ओके जी, इनका सम अच्छा बराबर है 6 टाइम्स इनके ज्योमेट्रिक मीन से। तो A एंड B का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √AB, तो 6 टाइम्स ऑफ √AB, ठीक है, यानी मेरे पास A + B = 6 टाइम्स ऑफ √AB गिवन है। क्या ये बात क्लियर है, A एंड B अगर नंबर है, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB होता है। ओके डन, तो ये पहली स्टेटमेंट थी जो मुझे गिवन है। अब मैं इसको हटाती हूँ, मैंने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे अपन। सो टू प्रूव, आपको यहाँ प्रूव करना है, टू प्रूव दैट नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, वो जो दो नंबर्स आपने एज्यूम किए ना, वो नंबर्स इस रेशियो में है। मतलब आपको प्रूव करना है कि A/B इज इक्वल टू है 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय, देखो इस 2 का मतलब वही डिवाइड में चला जाएगा, सो दिस इज 3 - 2√2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया टू प्रूफ, 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। अब मेरी एक बात सुनो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डिफरेंट बुक्स देखोगे आपको अलग अलग तरीका मिलेगा। इसमें से एक तरीका होता है, एक रूल होता है, उस रूल के थ्रू मैं आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी, और कब आपको उस रूल को लगाना है वो आइडेंटिफिकेशन भी बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपने इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। ये प्रूव करना है, पहले इसको अच्छे से लिख दूँ एक बार। प्रूव करना है कि A/B = 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2, ठीक है। अब मैं आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ वो बता रही हूँ। एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के अपने अलग अलग तरीके होंगे, आपको जो ठीक लगे वैसे प्रोनाउंस कर लेना। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत ही ज्यादा जो अजीब अजीब से क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस रूल से एक बार में फिनिश हो जाते हैं। अब ये रूल कहता क्या है, ये रूल बस सिंपल से इतनी बात कहता है कि अगर कोई दो रेशियो आपस में बराबर है, AB = CD है, तो देन हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, A, ध्यान से देखेंगे, A/B है, ठीक है, A जो भी डिनोमिनेटर में है उसे ऐड कर दो A से, ठीक है, जो भी न्यूमरेटर में है उसे फिर लिख दो नीचे, जो भी डिनोमिनेटर में था उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, भाई डिनोमिनेटर में क्या है, B। यानी कि अगर मैं इसको आपको नॉर्मली बताऊं तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो आपको न्यूमरेटर लिखना है, ऊपर डिनोमिनेटर को ऐड करना है, नीचे डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। A/B था तो A लिखा प्लस B माइनस B, गुड। इसी तरीके से यहाँ पे भी लगा दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो,
तो c अपॉन डी है, तो c अपॉन डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, c मेरा न्यूमरेटर में है, ऊपर नीचे लिख दो, डिनोमिनेटर में d है, ऊपर ऐड करना है, नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज द रूल जिसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। चेक करो, n अपॉन डी है, राइट तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि इसे कैसे लिखा हमने। n अपॉन डी अगर गिवन है आपको तो आपको कैसे लिखना है उसको, दिस इज n प्लस डी अपॉन n माइनस डी। लिखने का तरीका ये तो सिंपल आपको याद कराने के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। नॉर्मली समझो तो रूल क्या है अपना, अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है तो हम इसे भी ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, a अपॉन बी था तो ऊपर नीचे a लिखा, डिनोमिनेटर में जो है ऊपर ऐड होगा, नीचे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो a अपॉन बी है तो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c अपॉन डी था तो वो क्या हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। दैट्स इट, दिस रूल इज नोन एज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हाईली इंपॉर्टेंट है। अजीब अजीब तरीके के जो प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं ना, वो इस रूल से 2 सेकंड में निपट जाते हैं। अब क्या अजीब है देखो, कैसे पता चलेगा कि यही रूल लगाना है मैम, सपना कैसे आएगा। चलो ठीक है, मैथ्स वाले स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैम ये सपना कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा सपना, सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस, ओके। दूसरी चीज़ मैम प्रैक्टिस तो पुराना हो गया, चलो ठीक है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन को ना अच्छे से ऑब्जर्व करो, घूर के देखो आप। जो आपको प्रूव करना है ना, आपको क्या प्रूव करना है कि a अपॉन बी आपका 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 है। जो आपको प्रूव करना है उसको देखो, दिस इज 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। जब आप इसको देखोगे तो आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा ये कुछ इस तरीके का है कि मैम न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर रहा होगा, दिस इज प्लस डिनोमिनेटर, दिस इज माइनस डिनोमिनेटर। सी सेम टर्म यहाँ लिखा है और फिर प्लस है फिर माइनस है और सेम टर्म यहाँ लिखा है। इसको देख के ही आपको फीलिंग आ जाएगी हाँ ये तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है, राइट। तो अपने क्वेश्चन में जो प्रूव है उसे ऑब्जर्व करो, वो आपको अपने आप ही चिल्ला चिल्ला के कह देगा कि यू कैन अप्लाई दिस मेथड और आपका क्वेश्चन आसानी से उड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ओके जी, अब जरा इस मेथड को लगाते हैं अपन, ठीक है। ओके जी, तो इसको हटा दो। एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार भी यही रूल लग सकता है, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से देखना, नया है, इंपॉर्टेंट है आपके ना मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसी रूल से आप उसे भी फिनिश कर सकते हो। आपकी बुक है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके नेक्स्ट पेज पे आई थिंक ऊपर कहीं वो क्वेश्चन लिखा है एम और एन के टर्म में, वो भी बड़ा ही प्यारा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपनी बुक एनसीईआरटी खोलना, मिसलेनियस का जो पहला पेज के बाद नेक्स्ट पेज है वहाँ पे ऊपर आपको क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा, उससे सॉल्व करना, ठीक है। ओके, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे रूल लिख देती हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या कहता है कि अगर, बोलो अगर, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, देन बोलो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बस इस रूल को याद रखना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो मैम ये रूल लगाना कहाँ पे है, गिवन वाले स्टेटमेंट में, प्रूव वाले स्टेटमेंट में थोड़ी लगाओगे, वो तो लेकर आना है। तो जो गिवन है उसको पकड़ लो। अच्छा, तो हमको गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी है, ठीक है। अब जब आप इस रूल को लगाते हो ना, तो आपको ना लास्ट में कहीं ना कहीं स्टेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर भी दिखता है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो एक ऐसी स्टेप आती है इस रूल को लगाने के बाद कि आपको ना a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख जाता है, तो आपको वो स्टेप देखनी होती है। यहाँ पे ये जो 6 है ना, इसे मैं 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में ब्रेक कर रही हूँ। मैम सपना कैसे आया कि 6 को ब्रेक करूँ, सब आएगा जब आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, नेक्स्ट टाइम जब खुद से सॉल्व करोगे तो आपको भी यही सपना आएगा कि 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में ब्रेक करो। अभी बस आप मान लो कि हाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है। आपको अपने आप ही समझ में चीज़ें आती जाएगी जैसे ही 1-2 स्टेप अपनी आगे बढ़ेगी। ओके, तो मैंने अपने इस 6 को ब्रेक कर दिया, कैसे, दिस इज a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रूट ए बी। प्रूफ को भी देखो ना, 3 भी है ना कहीं पे, तो मैंने बस ऐसे सपना सोचा कि 6 को 2 इंटू 3 लिख दो। गलत लिखा क्या है ये बताओ, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ? यस मैम लिख सकते हो। चलो ठीक है, अभी आपने मान लिया कि लिख दिया, क्यों लिखा खुद ही समझ में आएगा 2 स्टेप बाद। ओके, अब क्या करें मैम, अब एक काम करो, 3 को अकेला रखो यहाँ पे, 2 रूट ए बी को यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ। ठीक है मैम, मैम ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है? नहीं, अभी तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, सो दिस इज a प्लस बी अपॉन क्या लिख दूं मैं, 2 रूट ए बी। ठीक है मैम, मान लिया आपकी बात, ये रहा 3।
और 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ। अब इस स्टेटमेंट को आप ऐसा देखो, दो फ्रैक्शन आपके बराबर है ना, a+b/2√ab इज इक्वल टू 3/1। तो इसको आपको ऐसा देखना है कि दिस इज a/b इज इक्वल टू c/d। ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये c है, ये d है, दे आर इक्वल। अब अप्लाई कर दो बाय कॉम्पोनेंडो, ठीक है, स्पेलिंग चेक करेंगे आप, एंड डिविडेंडो रूल। अब यहां पे मैं लगा रही हूं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। वो रूल क्या कहता है कि सुनो, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, इसमें लगा रही हूं मैं रूल। तो रूल क्या कहता है कि अपने न्यूमरेटर को ऊपर भी लिखो, नीचे भी लिखो, ठीक है जी। ऊपर प्लस करो, नीचे माइनस करो, किसको? डिनोमिनेटर को। तो ये लो, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस किया, डिनोमिनेटर को नीचे सब्ट्रैक्ट किया। सेम 3/1 है, दिस इज c/d वाला, ठीक है। तो 3/1 है, न्यूमरेटर को ऊपर नीचे लिख दो, लिख दिया मैम। डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस नीचे माइनस, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दो। ये लग गया इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। डन। अच्छा मैम आपने कहा था आपको ना 2 स्टेप बाद पता चल जाएगा कि मैंने 6 को 2 × 3 क्यों लिखा। हाँ तो देखो उसको घूर के पता चला क्या कि मैंने 2√ab में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे पता था रूल लगना है, और रूल लगेगा यहाँ पे a+b है, यहाँ पे 2√ab आ गया। इसको ध्यान से देखो, क्या ये √a+√b का होल स्क्वायर है? क्या ये √a - का होल स्क्वायर है? अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि कैसे हुआ ये। सुनो, a+b + 2√a√b है ना, √ab को √a√b लिख सकती हूँ। a इज माई √a का होल स्क्वायर, b इज माई √b का होल स्क्वायर, दिस इज 2√a√b, ठीक है। क्या ये मेरा √a + √b का होल स्क्वायर नहीं है? इसको ओपन करो, यही तो मिलेगा, √a का स्क्वायर + √b का स्क्वायर + 2√a√b। हाँ मैम, ठीक है, समझ में आया क्यों हमने 6 को 2 × 3 लिखा, क्यों 2√ab को यहाँ ले गए, 3/1 वहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था a+b है, ऊपर नीचे जब प्लस माइनस करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास √a + √b का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास √a - √b का होल स्क्वायर बनेगा। और जब मुझे आगे की स्टेप दिख रही है तो मैं वही काम करूंगी ना। मैथ्स में होता क्या है, एक स्टेप अगर स्टार्टिंग की आपको समझ में आ गई ना, उसके बाद तो पूरा कंटिन्यूशन है, याद तो करना नहीं पड़ता अपन को, अपने आप ही आगे वाली स्टेप जो है ना, जो नेक्स्ट ये जो स्टेप है, आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में हिंट देने लगती है कि आपको क्या करना है, राइट। तो जैसे ये आया, अब मैथ्स है, आंसर तो आपने कोई याद नहीं किया है कि इसके बाद यही पॉइंट लिखना है, इसको देख के समझ में आ रहा है दिस इज √a + √b का होल स्क्वायर, इसको देख के समझ में आ रहा है ये √a - √b का होल स्क्वायर है। 3 + 1 हम कर सकते हैं, 3 - 1 भी हम जानते हैं। तो चलो जी नेक्स्ट पेज पे, तो ये अपना जब यहाँ आएगा ना तो ये क्या बनेगा, दिस इज √a + √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √a - √b का होल स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, दिस इज √a + √b का होल स्क्वायर, और ये √a - √b का होल स्क्वायर है। 3 + 1 = 4, 3 - 1 = 2, तो 4/2, 4/2 कितना होता है जी, 4/2 हो जाता है आपका 2/1, ठीक है, गुड, ओके। अब ये इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये √2/1 हो जाएगा। तो दिस इज, आप यहाँ लिखेंगे √a + √b डिवाइडेड बाय √a - √b इज इक्वल टू √2/1, टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट ले लिया, राइट, होल स्क्वायर था वहाँ शिफ्ट किया, स्क्वायर रूट बन गया। ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसी आ गई, राइट। लेकिन हमको ये थोड़ी चाहिए, हमको तो a/b चाहिए मैम, और वो भी a/b इतना कुछ चाहिए, आपके पास तो सिर्फ √2/1 आ रहा है। तो ठीक है, इसमें फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो अगेन अप्लाइंग, आप लिखेंगे अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो, ठीक है, एंड डिविडेंडो रूल। फिर से लगा देते हैं इस रूल को, अगेन अप्लाइंग दिस रूल। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे आपका न्यूमरेटर क्या है, √a + √b। तो न्यूमरेटर को लिखो √a + √b, ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो अपने न्यूमरेटर को,
ठीक है मैम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, रूट ए माइनस रूट बी। डिनोमिनेटर क्या है, रूट ए माइनस रूट बी। तो माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा। अगेन रूट 2/1 है, इधर भी लगेगा रूल। सो रूट 2 ऊपर भी लिखेंगे, रूट 2 नीचे भी लिखेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर से लगा दिया रूल। तो फिर से रूल लगाया यहाँ पे, तो आप देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। रूट बी जा रहा है, रूट ए क्या हो रहा है, 2 रूट ए। ठीक है, उसके बाद रूट ए जा रहा है, रूट बी प्लस रूट बी क्या हो रहा है, 2 रूट बी। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, रूट 2 + 1, दिस इज रूट 2 - 1। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी मेरे पास आ रहा है रूट ए बाई रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 + 1 अपॉन रूट 2 - 1। मैम ये थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए अपन को, मैम हमको तो चाहिए ए अपॉन बी, और ऐसा कुछ रेशियो आपके पास मैम आ रहा है रूट ए अपॉन रूट बी। रूट ए अपॉन रूट बी नहीं होना चाहिए मैम, क्या होना चाहिए, ए अपॉन बी होना चाहिए। तो कौन सी बड़ी बात है, रूट ए बाई रूट बी है ना, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो ये ए अपॉन बी बन जाएगा और ये भी शायद कुछ अच्छा बन जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रही हूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास आया ए अपॉन बी। ठीक है जी, और यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे सो दिस इज रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, कितना होता है, सो दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो ऊपर, सो दिस इज रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 रूट 2। डिनोमिनेटर चेक करो, रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर है, तो रूट 2 का स्क्वायर इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज -2 रूट 2। यही आ रहा है, 2 + 1 इज 3, ऊपर भी 3 आ गया, नीचे भी 3 आ गया। जरा चेक करना क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था कि मैम ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3 + 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 - 2 रूट 2 है। अरे हाँ, यही आ गया, इसका मतलब दिस इज हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव हो गया, आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने एक नया मेथड अप्लाई किया एंड दैट मेथड इज़ वेरी वेरी सिंपल। बस आपको याद रखना है किस तरीके से ये रूल लगता है, कब लगता है, वो भी मैंने आपको बताया और अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था कि 2 नंबर्स आपको ऐसे लेना है कि उनका जो सम है वो 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन का। तो 2 नंबर्स अगर मेरे ए एंड बी है तो ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी होगा। इन 2 नंबर्स का सम इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी है, ये मैंने लिख दिया। हमको प्रूव करना था कि रेशियो ऑफ दीज नंबर इज दिस। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने अपने प्रूफ वाले स्टेटमेंट को देखा ना तो मुझे देख के समझ में आ गया न्यूमरेटर न्यूमरेटर प्लस माइनस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल को लगा के अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हिंट मुझे मिल गई, रूल मैं जानती हूँ ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के बराबर है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने इसको देखा जो गिवन है, रूल कहाँ लगाओगे, जो गिवन होगा इसको पकड़ा, इसको 2 × 3 में लिखा, 3 को यहीं फिक्स किया, इनको यहाँ ले गई, 3 है तो 3/1 लिख दिया, यहाँ लगाया अपना रूल, न्यूमरेटर को ऊपर नीचे कॉपी किया, प्लस माइनस ऊपर डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, अगेन यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर को ऊपर नीचे कॉपी किया, प्लस माइनस डिनोमिनेटर लिख दिए अपने, राइट। इसको देखा तो ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर में बनाया एंड दिस इज इक्वल टू 2/1 क्योंकि 4/2 इज 2/1, राइट। होल स्क्वायर को वहां ले गए तो रूट 2/1 हो गया। अगेन कुछ हुआ नहीं तो फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाया, फिर से लगाया, दिस इज माय न्यूमरेटर ऊपर नीचे कॉपी किया, दिस इज माय डिनोमिनेटर प्लस माइनस के साथ ऊपर नीचे कॉपी किया, अगेन यहाँ पे भी लग गया वो रूल, राइट। फिर जो जा रहे थे उनको जाने दिया, रूट ए बाई रूट बी आ रहा है, हमको तो ए अपॉन बी चाहिए था, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग किया, इनके रूट टाटा बाय बाय हो गए, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया और जो चाहिए था वो आ गया। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सिर्फ इसी मेथड से कर सकते हो, और भी मेथड है, लेकिन आई थिंक ये सबसे सही रहेगा और हमको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, राइट। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना। सेम क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, एम और एन के टर्म्स में है, प्लीज़ आप सब लोग उसे ट्राई करना, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि इफ ए एंड जी बी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस। ठीक है,
इनने कहा है कि कैपिटल ए क्या है जी, अरिथमेटिक मीन है, कैपिटल जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। किसके बीच में, दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में। अच्छा, तो सपोज कर लेते हैं कि वो जो दो पॉजिटिव नंबर हैं आपके, ओके, वो जो दो पॉजिटिव नंबर हैं दैट इज ए एंड बी, इन दो पॉजिटिव नंबर के बीच में कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन है, कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है दैट द नंबर्स आर दिस। जो आपने ये सपोज किया है ना ए एंड बी, रियलिटी में वो जो नंबर्स है ना वो ये है, क्या, a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ओके, तो ये जो नंबर्स आप सपोज करके बैठे हो वो नंबर आपके ये है, ये आपको प्रूव करना है। अब इसको ना आप एज अ रिजल्ट याद भी कर लो कि दो पॉजिटिव नंबर्स जिनके अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, वो दो नंबर्स आपको इस रूल से मिल जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दैट इज a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन, जहाँ पे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा के अपने उन दो नंबर्स तक पहुँच सकते हो। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इससे वो ये है बेसिकली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है कि आप 10th क्लास के मेथड की हेल्प ले लो, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और ये प्रूव कर दो, राइट, ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है उसे मैं आपको बताती हूँ, उस तरीके से हम प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट टू पॉजिटिव नंबर बी ए एंड बी, कैसे नंबर है आपके, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, सो लेट टू पॉजिटिव नंबर बी ए एंड बी। ओके जी, फिर हमको गिवन है यहाँ पे कि कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कैपिटल ए क्या है, अरिथमेटिक मीन है। दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे मिलता है आपको, वो आपको मिलता है ए प्लस बी अपॉन 2 करने पे, राइट। इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे आप लोग तो 2a क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, a प्लस बी आ जाएगा। ओके जी, फिर जो कैपिटल G है इट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द पॉजिटिव नंबर a एंड b। a एंड b के बीच में कैपिटल G क्या है आपका, कैपिटल G इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे होगा रूट ए बी। अब ये रूट किसको पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ये हमने लिख के रख दिया। नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया, जो गिवन था लिख दिया। मैम हाँ, अब ये ए एंड बी ये कैसे आएंगे ये बताओ। ये ए एंड बी नंबर जो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी है, हमें प्रूव करना है। मैम ये आएगा कैसे, सही कह रहे हो, ये ए एंड बी ये है, लेकिन कैसे बताएं। तो यहाँ पे इक्वेशन है, पहला रास्ता मैंने आपको बताया, सी सम ऑफ रूट्स दिख रहे हैं आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा। या फिर जो दूसरा तरीका है वो ये कहता है कि 10th क्लास में ना आपने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखा है, राइट। अगर आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू कोई इक्वेशन है और यहाँ पे अगर मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल टू इक्वेशन हो, तो मैं आसानी से इनको सॉल्व करके अपने a और बाद में b की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में हमने सीखा है ये चीज़, राइट। तो क्यों ना मैं इसमें ऐसा कुछ काम करूं कि मेरे पास अगर a प्लस बी है तो मेरे पास a माइनस बी भी आ जाए, और फिर मैं अपने a माइनस बी और a प्लस बी को सॉल्व करके मेरे a और b की वैल्यू बता दूं। अच्छा आइडिया है ना, लेकिन ये आएगा कैसे। बात तो ठीक कह रहे हो मैम, a प्लस बी तो मैम कह रहा था अरिथमेटिक मीन, तो आपने निकाल लिया, g ज्योमेट्रिक मीन था तो आपको a भी मिल गया। अब मैम आप चाहते हो कि a माइनस बी मिल जाए, हाँ पॉसिबल है या नहीं। क्या हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, ट्राई कर सकते हैं। कैसे, सुनो, यहाँ पे हम सब लोग ना इक्वेशंस के साथ चलो थोड़ा सा खेलते हैं। आप सब लोग जानते हो कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है मैम, खेल लिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हो ना, हाँ मैम बिल्कुल जानते हैं।
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर मैम क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर की इक्वेशन बनाना। तो मैम ये रही ना, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर थोड़ी है, मेरे पास a भी है तो मैं रख दूंगी वहाँ पे, लेकिन मेरे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है। तो मैम टेंशन क्यों ले रहे हो? आप इस इक्वेशन को देखो, आप यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अच्छा ठीक है जी, मतलब दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, निकाल लिया। अब यहाँ पे मैम रख दो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास? दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये थी, यहाँ पे रखा, ऐसा मिल गया। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, दैट इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा मैं लिख सकती हूँ। ऐसा लिखा मैंने कैसे, ही वो पूरी मेहनत मैंने आपको यहाँ पे बता दी। डन। सो मैं अपने a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकती हूँ। कैसे लिखा? ये रही हमारी पूरी स्टेप्स। ओके जी, तो अब इसको हटाते हैं अपन। हमें जो इक्वेशन चाहिए थी, इक्वेशन हमको मिल गई। अब क्या करेंगे मैम? जैसे a प्लस बी 2a है, तो मैम यहाँ पे a माइनस बी होना चाहिए ना। अभी आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ठीक है, मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू है 2a, मेरे पास ए बी की वैल्यू है जी स्क्वायर। इनको सब्स्टिट्यूट करती हूँ और फिर स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। a एंड b मेरे कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है जी, सो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज 2a, तो ये 2a का स्क्वायर माइनस 4। ए बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जी स्क्वायर है, तो इसको हमने यहाँ रखा। 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मेरे a एंड b स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूंगी तो मुझे a माइनस बी क्या मिलेगा? अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। कोई समस्या? सब ठीक है। 4 को बाहर ले लें हम, सो a माइनस बी इज इक्वल टू, 4 को रूट से बाहर लोगे तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो मेरे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गई। इन तीनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे अपन लेके चलते हैं। सो माई इक्वेशन नंबर 1 सेज दैट a प्लस बी 2a के बराबर है। ठीक है, मैंने अपनी इक्वेशन 1 को लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है जी, मेरे पास ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर है। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ऐसे ही लिखा था। ठीक है, और मेरे पास a माइनस बी कितना है? 2, क्योंकि मेरे a एंड b पॉजिटिव है, सो 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा। तो जब आप इसको इससे ऐड करोगे तो प्लस बी से माइनस बी चला जाएगा और ये बनेगा 2a। सही बात है। और इसको इससे ऐड करोगे तो ये बनेगा 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखो ज़रा पहले इतना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड किया, LHS अपने ऐड हो जाएंगे, RHS ऐड हो जाएंगे। सो प्लस बी से माइनस बी गया, 2a प्लस a 2a हो गया, इसको इससे ऐड किया, ऐसा लिख दिया। हमने 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना है, तो यहाँ से हमें हमारी a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और इस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को तो हम अपने फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? दिस इज a प्लस जी इंटू a माइनस जी। हमने इसको ऐसा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सो हमको a की वैल्यू मिल गई, क्या? a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, अब a की वैल्यू मिल गई तो चलो b की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आप एक काम करो ना, b इज इक्वल टू क्या होगा? 2a माइनस a हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसा कह सकती हूँ मैं, b इज इक्वल टू 2a माइनस a। डन। ओके, सो b इज इक्वल टू 2a माइनस a क्या है मेरा? ये, सो माइनस a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। चेक कर लो, a मेरा ये था, माइनस था, माइनस के साइन से सारे साइन बदल गए। ठीक है,
सो मेरा b कितना आ रहा है, मेरा b आ रहा है a माइनस अंडर रूट दिस इज a प्लस g इंटू a माइनस g. दिस इज माई स्टार 1, दिस इज माई स्टार 2. मुझे a एंड b मिल गए. देयरफॉर मैं लिख सकती हूं कि टू पॉजिटिव नंबर आर, देयरफॉर टू पॉजिटिव नंबर्स आर a एंड b. और इसको अगर मैं साथ में लिखूं तो ऐसा लिख सकती हूँ a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, क्योंकि प्लस माइनस में तो आया, बाकी सब सेम है, यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है तो बना दिया प्लस माइनस. ठीक है, दिस इज माई a, दिस इज माई b. आप चेंज करके भी बोल सकते हो ये b है वो a है, डिपेंड करता है. राइट. सो हमारे पास जो टू पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी. और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट. इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और एक तरीका ये है, मैंने ये भी डिस्कस करवा दिया. दूसरा तरीका मैंने वन शॉट में करवाया है कि सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, एक्सप्रेशन आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, आपको आपके रूट्स a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी. राइट. सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. डन. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर. इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour और nth hour. कहानी समझो. सबसे पहले स्टोरी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चन एपी का है या जीपी का है. इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, मैम एक्सरसाइज 9.3 का है तो जीपी का है. नहीं, आपको खुद समझना है कि क्वेश्चन जीपी का है या किसका है. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, एवरी आवर, आफ्टर एवरी आवर जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो डबल हो रहे हैं. राइट. ओरिजिनली क्वेश्चन ने कहा है कि 30 बैक्टीरिया है, उसके बाद जैसे ही एक आवर होता है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो जाता है, यानी आफ्टर 1 आवर इट बिकम्स 60. उसके बाद फिर से जैसे 1 घंटा खत्म होता है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल कर जाता है, मतलब 60 का डबल कितना, 120. फिर से डबल कर जाएगा जैसे ही 1 घंटा खत्म होगा तो कितना होगा, 0, 4, 2. तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो एक सीक्वेंस हमारे सामने है ना, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये तो जीपी है. क्यों, इसको इससे डिवाइड करो, 60/30 डेफिनेटली 120/60 के बराबर है, डेफिनेटली 240/120 के बराबर है. इन सब का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 2. और इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल समझो ना क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर घंटे डबल हो रहा है. राइट. सो हर घंटे के बाद आपके जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो डबल हो रहे हैं. तो डबल हो रहे हैं मतलब इट इज़ अ जीपी ओनली. और मान लो ऐसे समझने में दिक्कत है तो प्रोग्रेशन बनाओ अपना और फिर उसका रेशियो चेक कर लो. डेफिनेटली जीपी है, एपी तो हो ही नहीं सकता. इसको इससे माइनस करो 30 आएगा, इससे इसको माइनस करो 60 आएगा. राइट. तो डिफरेंस कहाँ कांस्टेंट आ रहा है, कहाँ सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है. राइट. तो इसका रेशियो फिक्स है, दैट मीन्स इट इज़ अ जीपी. तो क्वेश्चन में सबसे पहले भले ही आपको समझ में आ गया है, लेकिन तो भी एक बार ना अपने आप से बातें कर लेना कि जीपी का है कि एपी का है, वरना पूरी कहानी खराब हो जाएगी क्वेश्चन की. सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ जीपी. ठीक है. अब हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट, ये थोड़ी ट्रिकी लाइन है. हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर. जैसे ही मतलब 2 आवर्स जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद कितने बैक्टीरिया हैं वो आपको बताना है. जैसे ही 4th आवर खत्म हो जाएगा उसके बाद कितना बैक्टीरिया आएगा वो आपको बताना है. ठीक है. जैसे ही आपका nth आवर खत्म होगा कितना बैक्टीरिया उस कल्चर में प्रेजेंट है ये आपको बताना है. तो हमने कहा ठीक है मैम. तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो प्रोग्रेशन है इट इज़ अ जीपी, दिस फॉर्म्स अ जीपी. ठीक है. ये क्वेश्चन एक जीपी का है विद फर्स्ट टर्म. इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a, एंड दैट इज इक्वल टू 30. ये गिवन है क्योंकि ओरिजिनली इन्हें कहा कि कल्चर में 30 बैक्टीरिया हैं, मतलब 30 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वो डबल करता जा रहा है. एंड लेट कॉमन रेशियो बी r. ठीक है. ये हमने लिख दिया. कॉमन रेशियो हमने कहा इसमें r है. ठीक है. वो तो हमें पता है कितना है, लेकिन स्टिल हमने लिख दिया कॉमन रेशियो इज r. ओके. अब बात करते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर.
तो देखना आप लोग, बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एंड ऑफ सेकेंड आर इज इक्वल टू, आर कितना है, कॉमन रेशियो हमने कहा आर, और आर कितना है 2, तो समझ ही आ रहा है तो लिख दो, आर कितना है आपका 2 है, ठीक है। अब इनको चाहिए बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। यहाँ पे थोड़ा समझना, स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया, उसके बाद डबल कर गया 1 घंटे बाद, फिर डबल कर गया। फर्स्ट टर्म तो 30 है, कॉमन रेशियो तो 2 है, वो हमें पता चल गया, ठीक है। अब सुनो, जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है तो 60 बैक्टीरियाज हो जाते हैं। तो यहां से ये क्या है, एंड ऑफ 1 आवर, जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ नंबर ऑफ बैक्टीरिया 60 हो गया। यहां पे जैसे ही आपका जो दूसरा आर खत्म होता है, राइट, दिस इज एंड ऑफ सेकेंड आर, जैसे ही सेकेंड आर खत्म होता है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाते हैं, 120। दिस इज ओरिजिनली 30, जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ 60 हुआ, जैसे ही दूसरा आर खत्म होता है तो 120 हुआ नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर विल बी विच टर्म ऑफ योर जीपी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर इज इक्वल टू थर्ड टर्म ऑफ जीपी with A equal to 30 and R equal to 2, ठीक है। ये तो ओरिजिनली है, जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ वैसे डबल किया ना तो 60, जैसे ही दूसरा R खत्म हुआ फिर डबल किया 120, तो ये 120 आपके जीपी में कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड टर्म पे है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर इज इक्वल टू थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी विद ए इक्वल टू 30, आर इक्वल टू 2। सो थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है, A3, राइट। A3 क्या होता है, AR स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे AR स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 30 कितना होगा, 120। सो 120 बैक्टीरियाज आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। ये लॉजिक समझ में आया, यहाँ पे कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओरिजिनली 30 है, जैसे 1 घंटा खत्म होता है तो बैक्टीरिया डबल हो गया 60, मतलब दिस इज द सेकेंड टर्म। जैसे ही दूसरा आर फिनिश हो जाता है, यहाँ से जैसे ही दूसरा आर फिनिश होता है तभी तो यहाँ पे 120 हो रहा है, तो ये 120 कौन सा टर्म है आपकी जीपी का, थर्ड टर्म है। इसके बाद इनको क्या चाहिए, इसके बाद इनको चाहिए एट द एंड ऑफ फोर्थ आर, जैसे ही फोर्थ आर खत्म होता है बताओ कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एंड ऑफ फोर्थ आर। कोई बताएगा कौन सा टर्म होगा वो जीपी का, दिस विल बी इक्वल टू फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी, है ना, फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी के बराबर होगा, जिसका फर्स्ट टर्म 30 है और आर तो देख के समझ में आ रहा है कितना है, 2, राइट। सी दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओरिजिनली 30 था, जैसे ही पहला आर खत्म हुआ तो यहां पहुंचा, जैसे ही दूसरा आर खत्म हुआ यहां पहुंचा, तीसरा आर खत्म हुआ तो यहां पहुंचा, फोर्थ आर खत्म हुआ तब यहां पहुंचा। और ये कौन सा टर्म है आपके जीपी का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म है। सो बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द फोर्थ आर इज इक्वल टू द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी, जिसका पहला टर्म 30 है और जो कॉमन रेशियो है, जो डायरेक्टली नहीं गिवन लेकिन अंडरस्टूड है, कितना है, 2, क्योंकि हर घंटे के बाद आपके नंबर ऑफ बैक्टीरियाज डबल हो रहे थे, राइट। सो यहाँ पे लिखोगे फिफ्थ टर्म मतलब A5 मतलब AR की पावर 4, सो दिस इज AR की पावर 4। यहाँ पे रख दो अपनी वैल्यूज, 30 इंटू 2 की पावर 4, सो 2 की पावर 4 इज व्हाट, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 3 इज 48 और एक जीरो लगाए तो 480। तो 480 बैक्टीरियाज आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ फोर्थ आर, ठीक है। अब आपको निकालना है बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ nth आर, तो यहाँ पे लिखोगे आप
बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एंड ऑफ nth आर। कोई बताएगा कौन सा टर्म होगा जीपी का? इनको स्टडी करके देख लो। सेकेंड था तो थर्ड टर्म था, फोर्थ आर के बाद फिफ्थ टर्म था, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एंड ऑफ nth आर क्या होगा? जीपी का कौन सा टर्म होगा? n+1th टर्म होगा वो जीपी का, n+1th टर्म ऑफ जीपी, जिसमें मेरा फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशियो आर कितना है? 2 है। तो n+1th टर्म क्या होगा? ए आर की पावर n+1 - 1 यानी ए आर की पावर n। सो दिस इज ए आर की पावर n। ठीक है, ये सब कैसे आता है? अरे ये सब जनरल फॉर्मूले से आ जाता है। जनरल टर्म क्या होता है? an = ए आर की पावर n - 1। तो n+1th टर्म क्या होगा? यहाँ पे n की जगह पे n+1 रखो, तो ये कितना आ जाएगा? ए आर की पावर n। यहाँ पे रख दो सारी वैल्यूज़ को। a 30 है, r 2 है और उसकी पावर n है। सो 30 × 2 की पावर n इतने बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे एट द एंड ऑफ nth आर। तो इस तरीके से ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ट्रिकी है, आपको समझना है और इसके बाद इसे फिनिश करना है। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को रीड किया हमें समझ में आ गया था कि हर घंटे के बाद आपके नंबर ऑफ बैक्टीरियाज डबल हो रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ जीपी। और ओरिजिनली 30 बैक्टीरियाज है, मतलब ए मेरा 30 है, कॉमन रेशियो मेरा आर है और आर मेरा कितना है? 2 है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। तो खुद सोचो, इनिशियली 30 है, जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ 60, जैसे ही दूसरा घंटा खत्म हुआ तो कहाँ पहुंच रहे हो आप? 120, मतलब थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी। सो बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर इज इक्वल टू थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी। और थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी हम जनरल टर्म के फॉर्मूले से जानते हैं। फॉर्मूले को रखा, वैल्यूज को रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। At the end of fourth R क्या होगा? फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी। We can find the fifth term of a GP. At the end of nth R क्या होगा? n+1th टर्म ऑफ अ जीपी। हमारे पास फॉर्मूला है, हमने वैल्यूज को रखा, क्वेश्चन को खत्म किया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 जैसा है, इसको भी अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास 500 रुपये हैं। ठीक है, इस 500 रुपये को लेके मैंने बैंक में इसे जमा कर दिया। ठीक है जी, बैंक ने कहा कि हम आपको आपके पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे 10% का। ठीक है, 10% हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। राइट, आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो कुछ इंटरेस्ट लगाता है बैंक, राइट। उसी तरीके से 500 रुपीज़ थे, आप बैंक में गए, बैंक ने कहा कि हम आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट देंगे इस पे 10% का, और ये कैसा होगा? कंपाउंडेड एनुअली होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा इस पे। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो प्रोग्रेशन बनेगी वो कैसे बनने वाली है? यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनने वाली है। मैम कैसे पता? सुनो, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? आपने स्टार्टिंग में 500 रुपये जमा किए, ठीक है, बैंक ने कहा कि 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे हम आपके पैसे पे। अब कैसे लगेगा? एनुअली, मतलब 1 साल बाद। तो स्टार्टिंग में आपने 500 रुपये जमा किए, 1 साल बाद जब आप देखोगे ना तो पता है आपके पैसे कितने हो जाएंगे? 1 साल बाद आपके पैसे हो जाएंगे 10% ऑफ 500 ऐड कर दो अपने 500 रुपये में, मतलब 10% निकालो पहले अपने 500 का, क्योंकि 10% इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक आपको पैसा दे रही है। कैसे? 10/100 × 500 करो, 2 0 से 2 0 गया, यानी 50 रुपये। 50 रुपये बैंक ने जोड़ के दिए आपको। आपके पास कितने पैसे थे? 500 ओरिजिनली। 1 साल बाद गए अपने पैसे को चेक करने तो वो कितने हो गए? वो हो गए 550। चेक करो कितने पैसे हो गए? 550 हो गए आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोला है उनने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एंड ऑफ 1 ईयर, जैसे 1 साल खत्म होता है, आपने अपने पैसे चेक किए तो कितने? 550 हो रहे हैं। ठीक है जी, नहीं निकाले अपने पैसे बाहर, आपको एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का। इसके बाद जैसे ही आपका ये सेकेंड ईयर खत्म होगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर,
कोई मुझे बताएगा आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? जैसे ही पहला साल खत्म हुआ इतना हो गया, जैसे ही ये दूसरा साल खत्म होगा तो कितने पैसे आ जाएंगे आपके पास? तो यहाँ पे बैंक फिर से आपको वही 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है। किस पे? आपके इस वाले पैसे पे। 550 रुपीज पे बैंक आपको अगेन 10% का इंटरेस्ट रेट लगा के दे रही है। तो 550 का 10% क्या होगा? 550 का 10% हो जाएगा 55 रुपए, यानी 550 आपके पास जो पैसा था एट द एंड ऑफ 1 ईयर, आपने उस पैसे को बाहर नहीं निकाला, अगेन 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट जब उसमें जोड़ा तो आपके पास टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 55 हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। 55 को 550 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5, दिस इज 605 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। पहले कितने थे आपके पास? 500 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है 550 हुआ। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना पैसा हो गया आपके पास? 605 हो गया, क्योंकि 550 का 10% आप लोगे और फिर 550 में इसे जोड़ दोगे। ऐसे ही आपको आगे टर्म्स मिल जाएंगे इस प्रोग्रेशन की। और क्लियरली दिस प्रोग्रेशन इज अ जीपी। नहीं मानते तो चेक कर लो। मैम कैसे चेक करेंगे? अरे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, जीपी है या नहीं कैसे पता चलता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस करके देख लेते हैं डिवाइड। चलो इसको हटाते हैं अपन यहाँ से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है क्या होता है? इन पे इंटरेस्ट लगता जाता है, राइट। अपना ओरिजिनल प्राइस ये था, 1 साल बाद इतना हो गया, इसके बाद जो 10% का इंटरेस्ट है ना वो इस पे लगेगा, इसमें जुड़ेगा। इस तरीके से आपकी सीरीज आगे बढ़ती है। ओके, अब सुनो मैं क्या कह रही थी, ये जीपी है या नहीं चेक करना है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। 550 डिवाइडेड बाय 500 करो आप लोग, कितना होगा? ये गया, ये गया। दिस इज 5 10s 50, 5 11s यानी 1.1 डेसिमल, ठीक है। 1.1 0 1.1, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है मेरा थर्ड टर्म को डिवाइड करूंगी मैं अपने सेकेंड टर्म से। तो 605 डिवाइडेड बाय 550, अभी डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। आप लोग फटाक से कैलकुलेटर में चेक कर लो कितना आ रहा है। 1.1 आ रहा है डिवाइड करके, यस, ओके। सो अगेन मुझे क्या मिला? 1.1 मिला, यानी मेरा रेशियो कैसा आ रहा है? कॉमन आ रहा है, यानी इट इज अ जीपी। गुड, ओके। तो यहाँ पे लिख दोगे आप क्लियरली, ये एक जीपी है, ओके। इट फॉर्म्स अ जीपी, इट फॉर्म्स अ जीपी। चाहो तो टर्म्स लिख के दिखा दो, कोई समस्या नहीं है। 500, 550, 605 डॉट डॉट डॉट। अपने समझने के लिए याद रखना ये ओरिजिनल है। 1 साल बाद यहाँ पहुंचे हो आप, ठीक है, ये आपके लिए बना रही हूं मैं। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद आपका पैसा यहाँ पे आया है। एट एंड ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल बाद आपका जो पैसा है वो आपके जीपी का कौन सा टर्म है? वो आपके जीपी का सेकेंड टर्म है। सो दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ योर जीपी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ, देखो ये पहला साल खत्म हुआ, ये दूसरा साल खत्म हुआ, तब आप यहाँ पहुंचे हो। तो जब दूसरा साल खत्म हुआ है तब आपका जो पैसा है वो कौन से टर्म पे है? थर्ड टर्म पे है। अब ये क्यों इतना चिल्ला चिल्ला के कह रही हूं मैं? क्योंकि आप क्वेश्चन को सुनो। आप क्वेश्चन वाले कहते हैं यहाँ पे कि व्हाट विल रुपीज 500, मतलब ओरिजिनल पैसा 500, यानी आपके इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए इज इक्वल टू कितना है? 500 रुपए। व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट्स टू इन 10 years after it deposit in a bank which pays an annual interest rate of 10% compounded annually। तो ये लोग पूछने की बताओ भाई 10 साल बाद तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा होगा एट द एंड ऑफ 10 years। इनने कहा what will rupees 500 amount to in 10 years after it deposit in a bank। तो आपको 10 ईयर यहाँ से नहीं गिनना है, आपको कहाँ से गिनना है? ये 1 साल हुआ, ये 2 साल हुआ, ये 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 9 10 11। तो आपको चाहिए एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो आप में से कोई मुझे बताएगा एट द एंड ऑफ 10 ईयर आपके इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा? एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपके प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म है। तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 साल बाद आपके प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा?
A11, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि कॉमन रेशियो तो भाई 1.1 है, हमने चेक किया है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। कॉमन रेशियो तो R है एंड दैट इज इक्वल टू 1.1, नो प्रॉब्लम। हमको चाहिए कितना पैसा होगा मेरे अकाउंट में आफ्टर 10 ईयर्स, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 years, amount at the end of 10 years will be equal to 11th term of your GP. This will be 11th term of a GP जिसमें मेरा A है 500 रुपए और मेरा R है 1.1. Now we know जनरल टर्म ऑफ अ GP का फॉर्मूला क्या होता है। We know that nth टर्म ऑफ अ GP कितना होता है, A into R की पावर n minus 1. So my 11th term will be कितना, my 11th term will be A into R की पावर 11 minus 1 और 11 में से 1 गया तो 10 होता है। So 11th टर्म ऑफ अ GP क्या होगा, A R की पावर 10। तो ये तो सिर्फ आपके लिए था, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू A इंटू R की पावर 10। मेरे पास A है 500, मेरे पास R है 1.1 और इसकी पावर 10। अब आप सॉल्व कर लो, बुक में इतने पे रुके हैं, चाहो तो इतने में रुक जाओ क्योंकि 10 पावर तुम कहाँ तक मल्टीप्लाई करते रहोगे, ठीक है। सो इतना रुक जाओ, इतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो 500 है, फिर यहाँ से गिनना स्टार्ट कर रहे हो, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर। तो आफ्टर 10 ईयर आपका जो 11th टर्म है GP का, दैट इज गोइंग टू बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट किया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अदरवाइज थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब फिर से कह रही हूँ, हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, तो मैंने आपको ये तरीका बताया, आपको कोई और तरीका भी मिल सकता है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन जो आपको समझ में आ जाए उससे सॉल्व करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर चलेंगे क्वेश्चन 32 पे। डन, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. तो हम लोगों ने ना इसके कंसेप्ट ओवरव्यू में ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है तो आप उससे इक्वेशन बना सकते हो। याद है किसी को? देखो सुनो, यहाँ पे हमने लिखा कि इफ A is arithmetic mean, G is geometric mean, okay, then quadratic equation is given by x square minus 2ax plus g square equal to 0। ये हमने डिस्कस किया था, इसका प्रूफ भी देखा था ये कि कैसे आ जाता है, राइट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। यानी मेरे पास अरिथमेटिक मीन है, इस फॉर्मूले में एक ही जगह पे अपना अरिथमेटिक मीन में रख देती हूँ। सो दिस इज 16x, 2 8 जा 16 प्लस ज्योमेट्रिक मीन 5 है, 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अगर मेरे पास अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। वैल्यूज रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। इसका डेरिवेशन हमने पूरा डिस्कस किया है कंसेप्ट ओवरव्यू में कि ये आखिरकार ये इक्वेशन बनती कैसे है। ओके, डन। सो आई होप ये क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा था, सिंपल सा था, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज को रखना था और खत्म कहानी, ठीक है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.3 पूरे तरीके से हो जाती है कंप्लीट। 2 पार्ट में हमने अपनी एक्सरसाइज 9.3 को ख़त्म किया। सो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई लेक्चर फाइंड करने में परेशानी जाए तो आपको पता है क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास पे क्लिक करो, फिर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लो और फिर उस सब्जेक्ट में हमने जो कुछ भी पढ़ के रखा है, राइट, जैसे आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट ओवरव्यू, सोल्यूशन, एमसीक्यूज, वन शॉट रिवीजन, सब कुछ एक जगह पे प्रॉपरली अरेंज्ड है, तो आपको लेक्चर फाइंड करने में ना कोई भी समस्या नहीं जाएगी। ओके, इसके साथ स्टूडेंट मैग्नेट ब्रेन्स पे हम सब टीचर्स जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स भी अवेलेबल है।
और साथ में बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो अगर आपको नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल करना, बहुत ही जल्दी हमारी टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगी। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।